यार कितने समय से लोग तारों भरे आसमान को देखते आए हैं। उनके मन में यूनिवर्स कैसे बना, स्टार्स कैसे बनते हैं और हम क्यों हैं, यह सारे सवाल आते रहे हैं। ये जो जानने की इच्छा है, यह जो दिल में तमन्ना है ब्रह्मांड को समझने की, शायद यही तो वजह है हम इंसानों को खास बनाती है। ये एक ऐसी खोज है जिसे अनगिनत कहानियां, किस्से और वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं और हर कोशिश में हमने अपने कॉस्मिक टेपेस्ट्री के राज उनको खोलने की कोशिश की है। हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में ये क्वेश्चन कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, ह्यूमन हैरत मैन मेक्स अस वंडर। यह हमारी यूएसएस तमन्ना को दर्शाता है, जो चाहती है कि हम उन पावरों को समझें जो ब्रह्मांड को चलाती हैं और हमारा काया कनेक्शन है इस कहानी में। यही वो जिज्ञासा है जिसने ह्यूमन एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और ऊंचा आसमान में जवाब ढूंढने पर मजबूर किया है। इंसान का दिमाग अपनी कल्पना और सवाल पूछने की ताकत के साथ हमेशा से अनजान रास्तों की तलाश में रहा है। हमने अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली पावरों, स्टार्स के सेलेस्टियल डांस और रियलिटी के फैब्रिक को समझने की कोशिश की है। यही वो अदम्य जिज्ञासा है जिसने ह्यूमन आगे बढ़ाया है, ह्यूमन नॉलेज के अनजान रास्तों एक्सप्लोर करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे हम समय और अंतरिक्ष की गहराइयों में उतारते हैं, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पे निकलते हैं। एक सफर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, यूनिवर्स के ज्वलंत बर्थ से लेकर हमारे इस नीले ग्रह पर जीवन के इमर्जेंस तक। यूनिवर्स की बिगिनिंग को समझने की कोशिश में हमें दो अलग अलग रास्ते दिखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। साइंस का रास्ता और मिथोलॉजी का रास्ता। साइंस अपनी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस के साथ ह्यूमन बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताता है। बिग बैंग मतलब एक ऐसा विस्फोट जहां से यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई। मिथोलॉजी में यूनिवर्स की बिगिनिंग के बारे में हमें अलग अलग कहानियां मिलती हैं। हर कहानी उस संस्कृति के बिलीफ्स को दर्शाती है जिसने उसे जन्म दिया। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि एटम नाम के भगवान ने खुद को बनाया और वो पानी से बाहर आए। हिंदू कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मा, विष्णु और शिवा ब्रह्मांड को बार बार बनाते और नष्ट करते हैं। हर मिथ हमें यूनिवर्स के जन्म की एक नई कहानी सुनाता है। ये कहानियां जो सिंबलिज्म और कैरेक्टर से भारी होती हैं, हमारे एंसेस्टर्स को ये समझने में मदद करती थीं कि इस ब्रह्मांड में उनका क्या स्थान है। बिग बैंग थ्योरी, जिसको कई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन सपोर्ट करते हैं, ये बताता है कि यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह फैलता और ठंडा होता गया, जिससे पहले पार्टिकल्स बने, जिनसे आज हमें मैटर दिखाई देता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया और वह ठंडा होता गया, ये पार्टिकल्स आपस में मिलते गए और उनसे एटम्स बने, फिर स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी और आखिरकार हमारे जैसे प्लैनेट्स बने। साइंस ह्यूमन यूनिवर्स का बिगिनिंग का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है, जबकि मिथोलॉजी हमें इंसानी मन और इस ब्रह्मांड में अपने एग्जिस्टेंस की खोज के बारे में गहरी समझ देता है। ये प्राचीन कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं और हमें कहानी कहने की ताकत और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की हमारी जरूरत की याद दिलाती है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे गर्म और घने से ठंडा और व्यवस्थित होता गया। ग्रेविटी, जो कि कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, ने इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार होता गया और वह ठंडा होता गया, एनर्जी के प्रारंभिक सूप में मौजूद छोटे छोटे डेंसिटी वाले फ्लक्चुएशंस ग्रेविटी के बल के कारण बढ़ने लगे। ये प्लेसें जहां डेंसिटी थोड़ा ज्यादा था, ग्रेविटेशनल वेल्स की तरह काम करने लगे, जो अपने आसपास के मैटर को अपनी ओर खींचते थे। हजारों लाखों सालों में पदार्थ के ये गुच्छे और घने और गर्म होते गए और आखिरकार ऐसे तापमान और प्रेशर्स तक पहुंच गए जिसकी हम धरती पर कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इन कॉस्मिक फर्नेसेस के भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन जल उठा, वह प्रक्रिया जो तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। हाइड्रोजन एटम्स, जो कि ब्रह्मांड में सबसे सरल और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, अत्यधिक गर्मी और प्रेशर्स के तहत फ्यूज होकर हीलियम बनाने लगे और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज हुई। इन पहले तारों का जन्म ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने ब्रह्मांड को रोशनी से नहला दिया और बिग बैंग के बाद से छाए हुए अंधेरे को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इन तारों ने भारी तत्वों को संश्लेषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि प्लैनेटों और स्वयं जीवन के लिए आवश्यक है। तारों की इन परमाणु भट्टियों के भीतर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहा और जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए, कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे हेवियर एलिमेंट्स भी बनते गए।
ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में बिखरे हुए ये तारकीय कारखाने यूनिवर्सीय पिघलने वाले बर्तन बन गए, जहां प्लानेटों, जीवन और अंततः हमारे जैसे चेतन प्राणियों के लिए कच्चे माल का निर्माण हुआ। इन दूर तारों से निकलने वाली रोशनी अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करने के बाद हम तक पहुंचती है। हमें उन यूनिवर्सीय प्रोसेसों से हमारे गहरे संबंध की याद दिलाती है जो युगों पहले घटित हुई थी। स्टार्स के जन्म और मृत्यु के इस यूनिवर्सीय नृत्य के बीच हमारा अपना सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले आकार लेने लगा था। एक विशाल मोलेक्युलर क्लाउड जो गैस और धूल का एक घूमता हुआ नेबुला था, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत पिचक गया, जिससे एक प्रोटोस्टार का जन्म हुआ जो बाद में हमारा सूर्य बना। जैसे ही इस प्रोटोसूर्य ने ज्वाला उगली, इसके तीव्र विकिरण प्रेशर्स ने हल्के तत्वों को दूर धकेल दिया, जबकि गुरुत्वाकर्षण ने भारी तत्वों को केंद्र के करीब खींच लिया। गैस और धूल की इस घूमती हुई डिस्क के भीतर अक्रीशन नामक एक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने उन प्लैनेटों को आकार दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सों द्वारा एक साथ खींचे गए, एक साथ जुड़कर बड़े और बड़े समूह बनाते गए। ये समूह बदले में टकराते और जुड़ते गए, धीरे धीरे प्लैनेटेसिमल्स में बढ़ते गए, जो कि प्लैनेटों के निर्माण खंड हैं। आंतरिक सौर मंडल में जहां तापमान अधिक था, रॉकी प्लैनेटेसिमल्स का बोलबाला था, जो अंततः पार्थिव प्लैनेटों का निर्माण करते थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फ्रॉस्ट लाइन से आगे, जहां तापमान इतना कम था कि पानी की बर्फ जैसे वाष्पशील यौगिक जमे हुए रह सकते थे, बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गजों का निर्माण हुआ, जो बड़ी मात्रा में गैस और धूल को अपनी ओर आकर्षित करते थे। हमारा ग्रह पृथ्वी इस अराजक यूनिवर्सीय नर्सरी से चट्टान की एक पिघली हुई गेंद के रूप में उभरा, जिस पर क्षुद्र प्लैनेटों और पुछल तारों की बमबारी होती रही। इन टकरावों ने युवा पृथ्वी तक पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों को पहुंचाया, जिससे इसके प्रारंभिक वायुमंडल और महासागरों का निर्माण हुआ। लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होती गई, इसकी पिघली हुई सतह ठोस होकर पहले महाद्वीपों का निर्माण करती गई। हमारे ग्रह पर जीवन के इमर्जेंस के लिए मंच तैयार हो गया था, जो यूनिवर्सीय फोर्सों के जटिल सम्मिलन का एक प्रमाण है, जिसने हमारे आकाशीय पालने को आकार दिया। हमारा ग्रह पृथ्वी अरबों साल पहले बना था। यह अराजकता का समय था। नया 100 मंडल मलबे की शूटिंग गैलरी जैसा था। थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से कोलाइडेड। इस भयानक टक्कर ने भारी मात्रा में सामग्री अंतरिक्ष में फेंक दी। गुरुत्वाकर्षण से बंधा यह मलबा हमारे चंद्रमा बनाने के लिए आपस में मिल गया। यह घटना सिर्फ विनाशकारी नहीं थी, यह रचनात्मक भी थी, जिसने हमारे ग्रह पर जीवन के लिए मंच तैयार किया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर किया। इसने अधिक स्थिर अक्षीय टिल्ट बनाया। यह टिल्ट हमें हमारे मौसम देता है। चांद भी ज्वार को प्रभावित करता है, हमारे महासागरों में जीवन के लिए लय बनाता है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह होती। यह जीवन के अनुकूल नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं। लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन का चमत्कार हुआ। पृथ्वी के आदिम महासागरों में पहले ओनल कोशिका वाले जीवों का उदय हुआ। ये सरल जीवन फॉर्म्स छोटे सूक्ष्म संस्थाएं थीं। उनके पास जीवन के निर्माण खंड थे, डीएनए और आरएनए। ये प्रारंभिक जीव आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज के पूर्वज थे। लाखों वर्षों में जीवन विकसित हुआ। ओनल कोशिका वाले जीवों ने बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दिया। पौधे विकसित हुए, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हुए। जानवर विकसित हुए, अनगिनत रूपों में विविधता लाते हुए। महासागरों की गहराई से लेकर ऊपर हवा तक जीवन फ्लोरिश्ड। इस अविश्वसनीय यात्रा ने जटिल पारिस्थितिक तंत्र और जीवन के जाल को जन्म दिया, जिसे हम आज देखते हैं। भाग 5, दिग्गजों का शासन, डायनासोर का एरा। लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का उदय हुआ। इन शानदार जीवों ने 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। वे आकार और आकार की एक विशाल सरणी में विकसित हुए। कुछ बड़े शाकाहारी थे, अन्य भयानक प्रीडेटर्स। डायनासोर का युग जीवन की हॉस्पिटेबल और पनपने की अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण था। भाग 6, प्रलय और नवीनीकरण, स्तनधारियों का इमर्ज्ड। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक कैटेक्लिज्मकारी घटना घटी थी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे व्यापक तबाही हुई।
इस टक्कर से ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग भड़क गई। धूल और मलबे ने वायुमंडल को जाम कर दिया, जिससे सूरज अवरुद्ध हो गया। इस घटना के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। इस आपदा के बाद स्तनधारी, जो डायनासोर के साए में रहते थे, फलने फूलने लगे। भाग 7, मानवता का उदय। हमारे पहले स्टेप्स। लगभग 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस, हमारी प्रजाति, अफ्रीका में उभरी। हम विकसित होने वाली वनमात्र ह्यूमन प्रजाति नहीं थे, बल्कि जीवित रहने वाले हम ही वनमात्र हैं। प्रारंभिक ह्यूमन शिकारी संप्लैनेट करता थे। वे छोटे समूहों में रहते थे, भोजन और संसाधनों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इस अवधि ने ह्यूमन इतिहास की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 8, स्वर्ण युग सभ्यताओं का इमर्जेंट। लगभग 10,000 साल पहले मनुष्यों ने एक महत्वपूर्ण खोज की, एग्रीकल्चर। इसने हमें एक ही स्थान पर बसने और फसलों की खेती करने की अनुमति दी। कृषि के कारण गांवों का विकास हुआ, जो कस्बों और फिर शहरों में विकसित हुए। इस अवधि में महान सभ्यताओं का उदय हुआ। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चाइना। इन सभ्यताओं ने लेखन, गणित, खगोल विज्ञान और उन्नत इंजीनियरिंग का विकास किया। भाग 9, प्रगति और शोषण। एक बढ़ता हुआ फुटप्रिंट। जैसे जैसे ह्यूमन ज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, वैसे वैसे ग्रह पर हमारा इम्पैक्ट भी बढ़ता गया। हमने बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग करना सीखा। हमने कृषि और बस्तियों के लिए फॉरेस्टों को साफ किया। हमने खनिजों और धातुओं के लिए पृथ्वी का खनन किया। संसाधनों का यह टोहन आज तक जारी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें स्थायी फॉर्म से जीने और उस ग्रह की रक्षा करने के तरीके डिस्कवरी ने होंगे, जो सहस्राब्दियों से हमारा घर रहा है। प्रकृति मानव की सच्ची साथी। मानव और प्रकृति का रिश्ता अटूट और प्राचीन है। यह रिश्ता उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हमें पोषित किया है। हमारे पूर्वज इस संबंध को भली भांति समझते थे। वे प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते थे। प्राचीन काल में लोग प्रकृति को देवता मानते थे। सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पेड़, पहाड़ सभी कुछ पूजनीय थे। भारत में आज भी नदियों, पेड़ों और जानवरों की पूजा होती है। गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। पीपल और तुलसी जैसे पेड़ों को पवित्र माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे यह संबंध कमजोर होता गया। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ मानव को लगा कि वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। जंगल काटे गए, नदियों को प्रदूषित किया गया और पहाड़ों को खोद डाला गया। यह सब करते हुए मानव भूल गया कि वह प्रकृति से अलग नहीं है। प्रकृति का नुकसान अंततः मानव जीवन को ही प्रभावित करेगा। आज हमें इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ रहा है। महासागर जीवन की अथाह गहराई। महासागर पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वे पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग कवर करते हैं। महासागर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे जलवायु को नियंत्रित करते हैं और लाखों प्रजातियों का घर हैं। महासागरों से हमें भोजन, खनिज और अन्य संसाधन भी प्राप्त होते हैं। लेकिन आज ये जीवनदायी महासागर संकट में है। मानवीय गतिविधियों के कारण महासागर प्रदूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में पहुंच रहा है, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। महासागरों का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं और मछलियों की आबादी घट रही है। इससे न केवल समुद्री जीवन को खतरा है, बल्कि मछली पकड़ने पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका भी खतरे में है। जंगल धरती के हरे भरे फेफड़े। जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। जंगल जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। लेकिन आज हमारे जंगल खतरे में हैं। वनों की कटाई, खनन और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों से जंगलों का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। इससे न केवल जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जंगलों के नुकसान से आदिवासी समुदाय भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। हमें जंगलों के महत्व को समझना होगा और उन्हें बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। प्रदूषण
धरती पर मंडराता खतरा। प्रदूषण आज हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सभी का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्लास्टिक प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन गया है। प्लास्टिक के थैले, बोतलें और अन्य सामान नालियों और नदियों में बहकर समुद्र में पहुंच रहे हैं, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। हमें सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना होगा, ऊर्जा की बचत करनी होगी और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। पुनरावर्तन, कचरे से संसाधन। कचरा प्रबंधन आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। हमारे द्वारा उत्पन्न कचरे का अधिकांश भाग लैंडफिल में फेंक दिया जाता है, जो भूमि प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण बनता है। हमें कचरे को संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। पुनरावर्तन कचरे की मात्रा को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हमें कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच जैसी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना चाहिए। हमें खाद बनाने को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जैविक कचरे से खाद बनाई जा सके। कचरा कम करने के लिए हमें अपने उपभोग की आदतों में भी बदलाव लाना होगा। हमें डिस्पोजेबल वस्तुओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए और टिकाऊ उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण की आशा है। वे पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक हैं और समाधान खोजने के लिए उत्सुक हैं। हमें बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। उन्हें पर्यावरण संरक्षण में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। बच्चों को पेड़ लगाने, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए। युवाओं को सामाजिक माध्यमों और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारी पौराणिक कथाएं प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश देती हैं। रामायण में भगवान राम वनवास के दौरान जंगलों में रहते हैं और वनवासियों की रक्षा करते हैं। महाभारत में वृक्षों को पवित्र माना गया है और युद्ध के दौरान उनकी रक्षा की जाती है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति हमारी मित्र है, शत्रु नहीं। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीखना होगा। हमें लालच और स्वार्थ को त्यागना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेना होगा। पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक मुद्दा है और इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के तहत सभी देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है। हमें इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और अपने देश में पर्यावरण संरक्षण कानूनों को मजबूत बनाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर धरती को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। याद रखें, पृथ्वी हमारा घर है और इसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर धरती को पुनः स्वस्थ और हरा भरा बनाने का संकल्प लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।